आतंकियों को संरक्षण देना, घुसपैठ में आतंकियों की मदद करना, भारत में हमले के लिए आतंकियों को फंडिंग करना, आतंकियों के जनाजे में शामिल हो जाना, पाकिस्तानी आर्मी की ये सच्चाई अब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब तो मुल्ला मुनीर की सेना आतंकियों की भाषा भी बोलने लगी है। जैसे आतंकी गीदड़ भभकी देते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की सेना भी भारत को गीदड़ भभकी दे रही है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने पर पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता भारत के खिलाफ वही भाषा बोलने लगे जो लश्कर सरगना हाफिज सईद बोल रहा था। सवाल यह कि गीदड़ भभकी की यह स्क्रिप्ट आतंकी लिख रहे हैं या पाकिस्तानी फौज? क्या भारत से मात खाए हुए मुनीर को अब आतंकियों का सहारा है? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन इससे पहले आतंकी और पाकिस्तानी सेना की गीदड़ भभकी वाली ये जुबान भी देख लीजिए, रिपोर्ट भी देख लीजिए। कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। कश्मीर भी हमारा है, बहुत सख्त सख्त बातें कह रहा हूं और कोई खौफ नहीं है। जिन डैमों में से तुम पानी रोकोगे फिर वो डैम भी सलामत रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये दुनिया जानेगी। ना तो नेता और मंत्री, ना आतंकी, ना पाकिस्तानी फौज, कोई अंतर इन सब के बीच नहीं है, एक ही जैसी भाषा है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने से बिलबिलाए हुए पाकिस्तान की सेना और आतंकियों की गीदड़ भभकी आपने सुनी, लेकिन अब यह भी समझिए कि आतंकिस्तान में आखिर पानी के लिए कोहराम क्यों मचा हुआ है। भारत ने चिनाब का पानी रोका तो आतंकिस्तान का हलक सूखने लगा। सिंधु समझौता सस्पेंड होने से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा, पानी पानी चिल्लाने लगा, भारत को गीदड़ भभकी देने लगा। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हिंदुस्तान ने शिकंजा कसा तो आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। पानी के लिए पाकिस्तान में कोहराम मच गया। मुल्ला मुनीर की सेना आतंकी हाफिज की भाषा बोलने लगी। भारत को ठीक वैसे ही गीदड़ भभकी देने लगी जैसे आतंक का आका देता है, ठीक वैसे ही बिलबिलाने लगी जैसे हाफिज बिलबिलाता है। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने और चिनाब का पानी रोके जाने से पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 30% पानी की कमी हो गई है। पाकिस्तान के कई इलाकों में जल संकट गहरा गया है। पाकिस्तान में सिंचाई का संकट पैदा हो रहा है। पेयजल का भी संकट पाकिस्तान में गहराने लगा है। पानी पर पाकिस्तान की मुश्किलें इतनी ही नहीं हैं, बल्कि अफगानिस्तान ने भी ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा, आतंकिस्तान प्यास से मरेगा। दरअसल अफगानिस्तान ने भी पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान कुनार नदी पर डैम बना रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और हम अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतीउल्लाह आबिद का कहना है कि इस डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार हो चुका है। यानी साफ है, पाकिस्तान में बूंद बूंद का संकट पैदा होगा। न गोली, न बम, न बारूद चलेगा।
लेकिन फिर भी आतंक के गढ़ में हाहाकार मचेगा। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, आतंकियों को पालना पोषना बंद नहीं किया, आतंकियों को एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया, तो आतंकिस्तान में अकाल पड़ेगा। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान प्यास से मरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान अभी से बिलबिला रहा है और इसीलिए गीदड़ भभकी एक के बाद एक सामने आ रही है। हमने फर्क बता दिया कि कोई फर्क वहां पाकिस्तानी फौज, आतंकी नेता मंत्रियों में है नहीं, सब एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सुरेंद्र सिंह लाली जी हैं विदेश मामलों के जानकार, और मेरे साथ आलोक सर भी जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले राजन कोचर सर, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2% ताकत भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर दिखाई, जिसमें पाकिस्तान पसीने पसीने हो गया, तबाही की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अभी तीनों सेना की ताकत एक टाइम पर दिखी भी नहीं थी, उससे ही पाकिस्तान बिलबिला गया। हमारी सांसें रोकने की बात, लेकिन अभी तो खुद भी रुक रुक कर सांस आ रही होगी ना। देखिए रचना जी, आज पाकिस्तान एक डेस्परेशन की स्थिति से गुजर रहा है और हमने तो अभी पानी उनका बंद भी नहीं किया है और अभी से ही उनकी हालत ऐसी पस्त हो गई। और आपने सुना होगा कि सिंध में भी इंडस रिवर के ऊपर वो जो एक कनाल अपना सिस्टम चोलिस्तान कनाल अपना बना रहे हैं, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंसेस और प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि सिंध 40% पानी डेफिशिएंट है और उसका पानी डाइवर्ट किया जा रहा है पंजाब को। तो आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी हालात पाकिस्तान के नॉर्मल नहीं हैं। दूसरा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान से जो रिलेशंस हैं आज पाकिस्तान के, और स्पेशली उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी अनस्टेबल है। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान को पता नहीं उसको क्या एक्चुअली करना चाहिए। एक मैसेज भारत का उनको समझ आना चाहिए कि अगर टेररिज्म की फैक्ट्री को अगर क्लोज करेंगे तो ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इनको FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी 36 कंट्रीज में हमारे डेलीगेशन अभी गए हुए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास, हमने उसको पेश किया है और हमने कन्विंस किया है ये सारे देशों को कि टाइम आ गया है पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसने का। पाकिस्तान अपनी ही हरकतों से बेनकाब हो भी रहा है। ये जो प्रोपेगेंडा चला रहा है भारत के खिलाफ, ये बार बार बेनकाब होने का काम कर रहा है। पाकिस्तान खुद अपनी फजीयत करा रहा है। अभी तो भारत की तरफ से सिर्फ सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात सामने आई, उसी पर बौखला गया। लेकिन आलोक सर, पिछले ही दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी, जो काम भारत करने जा रहा है ना, वही काम अफगानिस्तान की तरफ से भी होगा, तब तो और बूंद बूंद के लिए तड़प जाएगा पाकिस्तान। में जिस तरह से 3 लाख लोगों को पाकिस्तानी सेना ने मारा है, उसके बाद पहले तो बलूचिस्तान को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तालिबान वैसे ठीक है कि कल चीन में जाकर के पाकिस्तान वहां गिड़गिड़ा रहा था, उसमें अफगानिस्तान भी, जो उसकी भी बहुत हालत आर्थिक रूप से तो बहुत ही खराब है। भारत ने भी सहायता, जबकि तालिबान से हमारे कूटनीतिक संबंध वैसे नहीं बने हैं सामान्य, फिर भी कम से कम वहां के लोग भूखे न मरे, उस मान सोच करके अपने इस पूरे पड़ोसी देशों में, इसलिए भारत तो सहायता करता है। और लेकिन ये जो आप कह रहे थे केवल सेना दूसरे जो चिल्ला रहे हैं, उसके पीछे भी ये है कि वो लोग आतंकी की भाषा नहीं, आतंकी सेना के ही तो अंग है। हाफिज सईद कोई सेना और ISI का ही तो, जैसे कहते हैं आप, उनके जो नीचे लोग होते हैं, आपने देखा ना कि आतंकियों को जब मारा गया उनके ठिकानों पर, भारत ने जब, हमारी वायुसेना ने बहुत बहादुरी से उनके ठिकानों को नष्ट किया, तो आतंकी जो मारे गए उसके लिए तो वो खुद सेना के लोग उनको सलामी दे रहे हैं। ये साबित करता है कि वो सेना के ही है। और इसलिए वहां का जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल, जिसको लोग अब फील्ड मार्शल कह दिया, लेकिन कल अच्छा नाम किसी ने उनके वहां पाकिस्तान में भी चर्चा में चल रहा है कि वो फील्ड मार्शल है। वो अपने आप को कुछ भी लिख ले, अपने आप को दुनिया का बड़ा भारी, लेकिन उसके बाद भी वो एक कट्टरपंथी आतंकवादियों से ज्यादा बड़ा आतंकवादी है। और रचना जी, 1 मिनट में एक ध्यान दिलाऊंगा, वो जो चेला है वो है जियाउल हक का। मैंने जियाउल हक को भी सुना है, तब तो मैं जर्मनी में था एडिटर वहां के रेडियो में, और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको उनके सवाल भी मैंने किया था, मैंने पहले भी इसकी चर्चा किया है।
तो जियाउल हक ने जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ को अपनी सेना के साथ जोड़ा, और ये उसी समय का भर्ती किया हुआ, आप समझिए ना कि आप कितने 40 साल तो होने आए, ऐसी स्थिति में जब ये पद पर पहुंचा है, और जो सेनाध्यक्ष और ऐसे रहे जिन्होंने सेना को बिल्कुल ही लोगों को जहर की तरह से धर्म में मिला दो, ड्रग्स का बेचने का धंधा करो, ये सब लोग ड्रग्स के भी धंधे में है, इसलिए अब इनको अपराधी आतंकी मानिए। यही तो दुनिया आतंकवादियों की सेना और सरकार बनी हुई है, इसलिए आप उनसे बचिए, वो दुनिया के लिए खतरा है। यदि वाशिंगटन में कल हमला हुआ आतंकी, वो इजराइल पर, वो बात हो, वो इजराइल का और इसे नहीं, वो भारत, वही लोग हैं जो इस आतंकी इस तरह का जो जोड़ते हैं, जो धर्म के साथ, जिन्होंने जैसे भारत के धर्म के नाम पर जिस तरह से मासूम लोगों की हत्याएं की हैं, वो इजराइल पे उदाहरण है। तो इसलिए मुनीर अब पूरी तरह से फंसा हुआ है। अभी तो एयरपोर्ट चूंकि वो बंद है, हमारे वायुसेना ने उनके एयरपोर्ट के आसपास जितना जो किया है, उनको बर्बाद किया है, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जून में हम भाग सके। उसको मरम्मत करने में लग रहा है उनको महीना भर लगेगा जून में भागने के लिए, इसलिए वो तिलमिला रहे हैं। और पानी के लिए, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पानी के लिए तरसेंगे, भूखे भी मरेंगे, संसद में यही आज कहा गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है और साथ ही यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख लोग भूखमरी की कगार पर हैं और कुछ टाइम बाद 17 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। 43 जिलों में भूखमरी एकदम चरम पर है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार को या फौज को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अभी जो हाल है सुरिंदर सिंह लाली जी, पाकिस्तान अलग अलग तरीके से अपनी फजीयत करा रहा है। आज ही मैं क्लिपिंग देख रही थी पाकिस्तानी संसद की थी, जहां पर पाकिस्तानी सांसद हैं उमर फारूक, वो ये कह रहे थे हम भारत की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात क्यों नहीं कर रहे, हम अपनी सेना से क्यों नहीं पूछ रहे कि उनके ड्रोन आए, उनके मिसाइल आए, यहाँ पर बड़ी तबाही हो गई। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर ही चकलाला एयरबेस पर कैसे तबाही हो गई, इस पर कोई सवाल क्यों नहीं। साथ ही साथ कह दिया बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, वहां से महरंग बलोच को उठा लिया गया, बातचीत का कोई स्कोप यहाँ नहीं छोड़ा गया। साथ ही आईना दिखाते हुए ये भी कह दिया कि इमरान खान के पीछे भाई क्यों पड़े हो, वो तो ऑलरेडी जेल में है। यानी यहाँ जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे डीफोकस करने का काम लगातार पाकिस्तानी फौज और सरकार कर रही है। और इसीलिए मुझे लगता है जो झूठा जश्न मनाया गया अपनी जीत का, वो भी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए था। नमस्कार रचना जी, जो बात मैं कहने वाला था वो पाकिस्तान के सांसद खुद ही कह रहे हैं। रचना जी, पाकिस्तान जो एक मुल्क है, जो एक देश है, वो सिर्फ युद्ध और हनूद की नफरत पे पैदा हुआ था, क्योंकि अपनी तो कोई आइडियोलॉजी थी नहीं। तो अब हिंदुओं को नीचे कैसे लाया जाए, मतलब आज 2025 में भी वो फाइनेंशियल या पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस में है। 47 के बाद 2025 में भी वो अपना वजूद और अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। तो आज भी उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो आए क्यों थे। मतलब पहले मैं कहा करता था कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, अब वो भी नहीं है। जैसे आलोक जी ने बताया कि जिस तरह पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसर दहशतगर्दों को पाकिस्तान का झंडा करके नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, तो अब तो मैं कहता हूं कि ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने सेना का मुखौटा पहन रखा है। पाकिस्तान अगला नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है। रचना जी, मैं पहले कहा करता था कि पाकिस्तान में जमहूरियत तो आएगी नहीं, तो अगर हो सके तो उनको एक अच्छा जर्नैल या अच्छा मौलवी मिल जाए तो शायद कुछ हो। अब यहाँ तो जो इनका नया जर्नैल 5 स्टार जर्नैल है, जिसे खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को जर्नैल बना दिया, उसमें तो दोनों के भरपूर अवगुण हैं। अब मैं आपको 6 पॉइंट में बताता हूं कि पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के लोगों को क्या गिफ्ट दिया है। पहली बात, 25 दफा वो IMF के पास गए हैं। 2024 में पाकिस्तानी सेना का बजट $10.2 बिलियन था और अभी $2.1 बिलियन की जो किस्त लास्ट आनी है इनको, जो भी हफ्ता पहले हुई है। आर्मी, बैंकिंग, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग में है। एक वर्ड है मिलबिस, जो पाकिस्तान में कहते हैं, जो मिलिट्री जिस बिजनेस में है। रचना जी, 2.1 बिलियन ये भीख कटोरा लेके मांग रहे हैं और पिछले साल 26.5 बिलियन रेवेन्यू था पाकिस्तान की ये दहशतगर्द आदमी जो कि व्यापार करती है। जो भी मेजर जनरल वहां रिटायर होता है उसे 240 एकड़ से ऊपर का लैंड दिया जाता है और वो हर प्राइवेट कंपनी में अपनी पोस्टिंग करवाते हैं। 77 सालों में 7 साल सिर्फ पाकिस्तान की जो इनकम है वो खर्चों से ज्यादा हुई है। मैं लास्ट यही कहूंगा कि उनको हमसे हर बात पे कंपीट करते हैं। हमारा डॉलर आज सवेरे था 85 रुपए 60 पैसे का, पाकिस्तान का डॉलर है 281 रुपए 60 पैसे का। और अभी जनरल साहब ने बोला कि उनके डेलीगेशन जा रहे हैं,
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस डेलीगेशन में जो उनका सबसे पॉपुलर लीडर था, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली, इमरान खान, वो जाएगा कि नहीं जाएगा? बस मुझे इसका सवाल पाकिस्तान की जनता से लेना है। शुक्रिया। इमरान खान भी नहीं और पीटीआई का कोई नेता भी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ वो कहानी दुनिया के सामने रखना चाहता है जो उसकी झूठी गढ़ी गई है। तपेश चौधरी जी, अगर आतंकी वही भाषा बोल रहे हैं, अगर नेता मंत्री वही भाषा बोल रहे हैं, अगर सेना भी वही भाषा बोल रही है, तो इसे कैसे देखें? किसी भी मुल्क की बर्बादी की इबारत लिखने की शुरुआत? जी बिल्कुल, बर्बादी की शुरुआत नहीं, बर्बादी की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। एक्चुअली आसिम मुनीर जो जनरल है, उनकी जो फैमिली है ना, उसको हाफिज फैमिली माना जाता है। और हाफिज फैमिली, हाफिज वर्ड उन फैमिलीज के लिए यूज किया जाता है जिन्होंने कुरान की सारी आयतें रट रखी हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे ये पता लगता है कि वो कितने धर्म में अंधे फैमिली से बिलोंग करता है। कुरान की आयतें होना अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप उसकी आसिम में धर्म में अंधे का मतलब ये है कि उसकी अगर आप स्पीच सुने आसिम मुनीर की, जो अपनी फौज को देता है जवानों को मोटिवेट करने के लिए वॉर से पहले या ड्यूरिंग वॉर, उसमें वो सिर्फ धर्म की बात करता है कि आपके धर्म खतरे में है। मोटिवेशन आता है बटालियन के लिए, देश के लिए लड़ने में, लेकिन वो कहता है तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए। और उसमें 2-4 आयतें सुना देता है कि ये अल्लाह का करम है और अल्लाह का आदेश है कि तुम्हारा धर्म खतरे में, धर्म बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो पहली चीज तो ये है। तो ये जो तरीका है बार बार धर्म का कार्ड खेलना और लोगों के लिए धर्म के लिए करना, यही तो रेडिकलाइजेशन है। और रेडिकलाइजेशन है क्या वर्ल्ड में? जो धर्म के नाम पे लोगों को बरगला के और ये गलत एक्टिविटीज में जो लोगों को शामिल किया जा रहा है, वही काम वो कर रहा है। इसीलिए तो इसका नाम मुल्ला मुनीर पड़ा है, नहीं तो कोई और जनरल है वर्ल्ड में किसी को उसके धर्म के नाम से जाना जाता हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हाफिज आसिफ मुनीर ने पूरी अपनी जनता को ये बेवकूफ बनाया कि हम वॉर जीत गए, जगह जगह रैलियां निकाली, चलो ठीक है, आपने उल्टे सीधे सबूत दिखाए, जनता भी ऐसी है कि अपने जनरल की बात मान लेती है, ऐसी बात नहीं है कि उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, क्वेश्चन भी किया जा रहा है। पर जब अब पानी नहीं मिल रहा तो अब ये कौन सा कुआं खोदेगा और अब अपनी जनता को क्या बताएगा कि मैं पानी क्यों नहीं लेके पा रहा? चलो लड़ाई तो तुमने जीत ली, तब पानी कैसे लेके आओगे? और पानी नहीं लेके आओगे तो वैसे ही तुम्हारे यहाँ भुखमरी है, तो अनाज कैसे पैदा होगा? अनाज कैसे पैदा नहीं होगा तो फिर तुम अनाज कैसे पैदा कर लोगे और क्या खिला दोगे लोगों को? तुम्हारी तनख्वाह, तुम अपनी तनख्वाहें तो जैसे तैसे निकालते हो, मिलिट्री के कंपनियों चला के और अफीम का धंधा करके और बहुत सारी गलत एक्टिविटियों में शामिल हो गए। तुम्हें अपनी तनख्वाह निकालने के लाले पड़े हुए, तुम देश को क्या खिला दोगे? तो ये देश जो है बहुत गलत राह पे चल पड़ा है और इसीलिए मैंने सुना कि बलूचिस्तान और कल वो होम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी और अनाज के ट्रक लूट लिए गए। ये सब उसी का ये होगा ही और आने वाले दिनों में बढ़ेगा भी। जहां पानी की किल्लत हो जाएगी, जहां लोगों के लिए खाने की किल्लत हो जाएगी, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटेगी, तो फिर यही होगा। मंत्री का घर तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई और अब ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ सवाल पेट का है, सवाल भूख का है। हर किसी घर के मुखिया पर यह प्रेशर है कि उसे 2 वक्त की रोटी जुटानी है, अपने परिवार को पालना है। आलोक सर, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने कहा फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल कहा जा रहा है, और वो सिर्फ भारत के जरिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर कई देश हैं जो मान रहे हैं। मौलाना मुनीर को ये किस बात का इनाम मिला? मतलब कैसे प्रमोशन हो गया जबकि हार हुई है, बुरी तरह से पाकिस्तान को पटखनी मिली है? साथ ही साथ जो अलग अलग जगह विद्रोह की आवाज उठ रही है, जहां पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर आना पड़ रहा है, ये कहिए टकराव बहुत ज्यादा, बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ, पीओके हुआ, और टीटीपी से जो लड़ रही है पाकिस्तानी फौज वो अलग लड़ रही है। मतलब इतनी ज्यादा बैकफुट पर होने के बावजूद ये प्रमोशन किस बात का? देखिए रचना जी, ये हास्यास्पद है। खुद ही अपना पद, कल हम अपने आप को कह दे मैं चेयरमैन हो गया हूं, मैं वर्ल्ड में, मतलब मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बना दिया है, भारत रत्न दे दिया है, उस तरह का है। हाँ। क्योंकि वो खुद, हम इसलिए नहीं कह सकते कि हम उस तरह की स्थिति में नहीं है, लेकिन वहां उल्टा है। वहां क्या है कि प्रधानमंत्री को भी जो शरीफ, कहने को शरीफ है लेकिन बेचारे शरीफ क्या है, बहुत दयनीय, जैसे बंधक प्रधानमंत्री है वहां। हाँ। वो कठपुतली भी नहीं है एक तरह से, उनको कहा तो उनको जो कहा, कागज लिख करके दे दिया। कहा है। एक सवाल और सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है अयूब खान के समय की, कि अयूब खान के टाइम पर भी यही हुआ था, वहां तख्ता पलट के जो आसार थे पाकिस्तान में वो सच साबित हुए। क्या इस बार भी कहीं तख्ता पलट तो नहीं होने वाला है? ये भी मुझे बताइएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बाहर चर्चा नहीं है। हमने अयूब खान नहीं, आप जनरल मुशर्रफ को याद करिए ना, नवाज शरीफ को ऊपर लटका दिया था। हाँ। जनरल मुशर्रफ, वो तो आप अयूब खान के समय चलिए हम और आप नहीं उस तरह में उतना देखा हो,
ये जनरल मुशर्रफ को तो हमने देखा है क्या हालत किया था उन्होंने। तो ये मैं इसलिए आपको कह रहा था कि हम और आप कुछ भी अपने को कुछ कह ले, उन्होंने तो अपने वहां तो ये कि पद ले लिया और कहा कि साहब हमें चूंकि अब किसी भी दिन वो शरीफ हटा करके प्रधानमंत्री को खुद वो बन जाए, और बन जाए क्या, वो तो मुझे तो अभी जो मैंने पहले कहा कि बनने से ज्यादा खतरा ये है कि सेना में भी जो अलग अलग गुट है, इसीलिए ये भी एक झगड़ा मचा हुआ है कि सिंध बलूचिस्तान जब विद्रोही कर देंगे तो ये कहाँ का राष्ट्रपति और कहाँ का प्रधानमंत्री रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मुनीर बहुत खतरे में है, और ऐसी स्थिति में उसने जो आपने कहा कि अपना प्रमोशन वो दुनिया में दिखाने के लिए डेडिकेशन लगा लीजिए, लेकिन सही माने में पूरी पाकिस्तान की जनता जानती। कल भी हम कुछ चर्चा कर रहे थे अपने कार्यक्रम में, तो मेरा कहता है जश्न मनाने के लिए आप जानते हैं ना, किराए के टट्टू ला करके भी लोग जश्न मना लेते हैं। आप हमारे यहाँ तो मतलब नहीं, भारत पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी आप कहिए ये 10 लाख रुपया है, आप इतने लोग लेके आ जाइए, तो लोग ले आते हैं। वहां तो और गरीब मुल्क है, वहां तो आपने अभी रेट बताया लाली जी ने, वहां मैंने आप लोगों को दाना नहीं है, 500-500 रुपए का मैंने आटा मिल रहा है, तो वो उनको कहेंगे लो 500 रुपया लो, कहो कि जनरल मुझे सबसे ज्यादा महान है, देवता है, अल्लाह यही देन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अपनी वो बना रहे हैं वो एक अंतिम हथियार है, और वो या तो सत्ता पर कब्जा कर लेंगे और या निकल करके भाग जाएंगे। दो ही विकल्प है। भारत से लड़ने की स्थिति में अब नहीं है, ये सेना भी समझ चुकी है। चीन के पास वो जाकर भीख मांग रही है, उनके मंत्री लोग, उनके लोग कल भी गए हैं, तो चीन उनको ज्यादा जो हथियार देता है वो भी ऐसे है जो घिसे पिटे हैं, जो भारत उसको निपटने के लिए सक्षम है। ऐसी स्थिति में युद्ध न करके, हाँ आतंक को अभी भी मैं ये मानता हूं, इसीलिए भारत ने कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। जो भी कुछ करेगा तो उसके बाद जमीन के अंदर भी जगह, शायद कहा रसातल में जिसको हमारे यहाँ होता था ना, पाताल लोक जहां होगा वहां शायद जगह वहां भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये खतरा उनको दिखाई दे रहा है। अगला यदि हुआ और तब वो आतंकवादी कोई गतिविधि करेंगे तो आत्मघाती दस्ते की तरह। अच्छा, इस पूरे सिचुएशन में पाकिस्तानी हुकूमत या फिर फौज डर रही है। भारत ने जो कदम अब तक उठाए हैं उनका नतीजा हमने देख लिया। एक तरफ तो पीठ थपथपा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया, वहीं दूसरी तरफ बैकडोर से टेंडर्स निकाल दिए गए एयरबेस की रिपेयर के लिए, वहां सुधार के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कि भाई ये ठीक हो। और जैसा अभी मेरे मेहमान भी जिक्र कर रहे थे कि आने वाले कुछ महीनों में वहां बड़े चेहरे ये जानते हैं कि भागने की नौबत आएगी, तो पहले से अपने एयरबेस दुरुस्त होने चाहिए। लेकिन कोचर सर, यहां तो भारत में बैठे हुए हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हकीकत की। हास्यास्पद यह है कि पाकिस्तान में खुद आम लोग भी, कुछ यूट्यूबर्स भी पाकिस्तानी सरकार और फौज को बेपर्दा कर रहे हैं। वो फैक्ट्स के साथ में बात कर रहे हैं। बड़ा मखौल उड़ रहा है कि भाई जब आपसे सबूत मांगा जाता है तो आप सोशल मीडिया या फिर फेक कुछ स्क्रीनशॉट्स का जिक्र करते हैं। इससे ज्यादा हंसी की बात और भला क्या होगी। आप बुरी तरह से पिट भी गए तो भी आपने जश्न मना लिया। देखिए रचना जी, ये जो हम देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान की हमेशा ये फितरत रही है। अगर आपने 1971 वॉर को अगर आपने फॉलो किया है तो उस टाइम पे एक रेडियो पाकिस्तान होता था जो ऐसी खबरें अपना निकालता था, हम उसको रेडियो झूठिस्तान बोलते थे। तो वो जो ट्रेडिशन है पाकिस्तान में चली आ रही है, और आपको समझना पड़ेगा कि एक तो यूट्यूबर्स ये इतने भी हैं अभी, जो जैसे ही ये पाकिस्तान फौज के अगेंस्ट बोलते हैं इनको अरेस्ट कर दिया जाता है, और जितने इनके जो यूट्यूबर्स सच्चाई बोलते हैं वो पाकिस्तान, वो आउट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड हैं। और पाकिस्तान में कोई फ्री प्रेस तो है नहीं जैसे कि हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये पाकिस्तान की हार है। पाकिस्तान आर्मी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है, और वो आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे। ये पहली बार हुआ है। आपने जनरल अयूब का एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए नहीं फिट होता है क्योंकि ये आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे 2027 तक, इनका एक्चुअली टेन्योर है तब तक, और ये फील्ड मार्शल भी कंटिन्यू करेंगे। और इनको इसलिए यहाँ पे फील्ड मार्शल बनाया है कि ये तीनों पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का कंट्रोल अभी इनके हाथ में होगा। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से मीटिंग चाइना में हुई हैं, बीजिंग में हुई हैं, और जिस तरीके से इनको सैटेलाइट्स की कवरेज चाइना अपना दे रहा है, जिस तरीके से JF-35 इनके पास आने वाला है, जिस तरीके से
और इसमें हैरान करने वाली बात एक ये भी थी कि जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी ना जब बर्बादी की, उसमें चीन की भी एक सैटेलाइट कंपनी थी यहाँ हिंदुस्तान के साथ साथ, जिसने बताया था कि पाकिस्तान में ये बर्बादी भारत के जवाबी कार्रवाई के बाद आई है। आप चारों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों से मिले हैं सीडीएस अनिल चौहान ने जवानों को बधाई दी है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए, शौर्य का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों को तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद सीडीएस मिले जवानों से पश्चिमी वायु कमान के मुख्यालय का दौरा किया गया। सीडीएस ने पश्चिमी वायु कमान की सराहना की है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली अभी तक लॉन्च किया गया और उसकी जो अलग अलग एक्शंस हैं वो पाकिस्तान में नजर आए। और अभी बड़ी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, रक्षा मंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री दोहरा चुके हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि बहुत जल्द पाकिस्तान साफ हो जाएगा, यानी कि उसका समय अब पूरा हो गया। यहाँ उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि पाकिस्तान के कर भी ऐसे हैं। तपेश चौधरी जी, ये जवानों के लिए कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, बार बार हौसला बढ़ाया जा रहा है और अब सीडीएस भी पहुंचे मिलने के लिए। ये रचना जी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी फौज, कहते तो ये है कि फौज अपने स्टोमक पे मार्च करती है, पेट भरा होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है फौज का मोटिवेशन। और खासकर जब कोई ऐसे ऑपरेशंस हम करते हैं और उस ऑपरेशन के बाद में रिकॉग्निशन हमें मिलता है और हमें इतने बड़े बड़े लोगों से मिलता है, तो फिर हमें ये लगता है कि ऊपर तक, टॉप तक लोग हमारे लिए चिंता करते हैं, लोग हमारे लिए वरीड हैं। जो ऐसा नहीं है कि हमको अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिए गए और ये लोग वहाँ बैठ के आराम से डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि फाइटिंग फोर्स एक अलग होती है और डिसीजन मेकिंग फोर्स एक अलग होती है। तो ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने और डिफेंस लीडरशिप ने जो भी काम किए हैं पिछले कुछ 7-8-10 दिनों में, और जिन जिन देशों पे, बेसिस पे जाके, जिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाके, नॉट ओनली दैट, इवन हमारी मीडिया किस किस फॉरवर्ड लोकेशंस पे कहाँ जाके बड़े डिफिकल्ट इन्वायरमेंट में लोगों के इंटरव्यू लेके और उनकी जमीनी हालत को समझ के, उनके वेपन सिस्टम को समझ के और उसके सामने इस देश की जनता के सामने लाना। तो देश की फौज ही नहीं, देश की जनता का भी मनोबल बहुत हाई होता है इन चीजों से, और हमारी जनता भी इस चीज को समझती है। इसको उस एंगल से कभी नहीं देखना चाहिए कि ये हम एक पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें पॉलिटिकल एंगल डाल सकती है, पर देश के लिए किए गए काम को, इस तरह के ऑपरेशन किए काम को कभी भी हमें उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये जब तक हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तब तक इस तरह की विजिट्स, चाहे वो मीडिया के द्वारा, पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, क्योंकि हमने फाइट तो कहाँ कच्छ, रन ऑफ कच्छ से लेके और लेह लद्दाख तक की है, तो यूनिट्स तो बहुत डिप्लॉयड हैं। तो जब हम मौका मिले हमें इस चीज में करना चाहिए, और ये हमारी फौजों के लिए मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, रक्षा मंत्री के जरिए, गृह मंत्री के जरिए अलग अलग वक्त पर दिया जाता रहा है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही, बल्कि इससे पहले भी अलग अलग जो खास मौके रहे, खासतौर से जब फेस्टिवल सीजन रहा या कोई बड़ा फेस्टिवल रहा, तब सेना के बीच में जाकर ये बताना कि क्या उनकी जगह है, क्या उनका देश में सम्मान है और कैसे देश सराकों पर बिठाकर सेना को रखता है, ये बड़ी खास तस्वीरें होती हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के जवानों से मिलना और वहां से बड़ा संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन सुरेंद्र सिंह लाली जी, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो तो आपने देखा होगा पाकिस्तान के लोग बढ़ चढ़कर इस बात पर खिल्ली पाकिस्तानी सरकार की उड़ा रहे हैं, शहबाज शरीफ की खिल्ली उड़ा रहे हैं, आसिम मुनीर की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ये किया क्या पाकिस्तान ने। यहां तक कि लोग यूं मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का कि भाई भारतीय फौज को थोड़ा आगे और आ जाना चाहिए था, कब्जा आप लोग कर लेते, हम लोग भी उन्हीं में शामिल हो जाते जहां फ्री का राशन मिल जाता, कम से कम पानी मिलता, कम से कम खाने को मिलता, तो लगे तो भला हमारा भी हो जाता। देखें आपने वीडियोस। कुछ तो पाकिस्तान के कॉमेडियन है, वो कहते हैं कि यार आप अटैक करो और हमें ले लो, क्योंकि आपकी मशक्कत तो इतनी बड़ी, हमारे यहाँ तो खाने को रोटी भी नहीं मिल रही है। अब जिस देश के अंदर 77 सालों में 32 साल मिलिट्री का राज रहा है, और मैं एक बात पे थोड़ा सा अपना विचार रखना चाहूंगा, बाकी जनरल मेजर साहब ज्यादा उस पर बता सकते हैं, कि आसिम मुनीर ने अपने आप को 5 स्टार जनरल भी इसीलिए बनाया क्योंकि उसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। इनके जितने भी जर्नैल कर्नैल होते हैं, ये पैसा खाने के मौका तो छोड़ते नहीं। इन्होंने चाइना को भी सी पैक में ऐसा मामू बनाया कि ये खुद
गांव से लाके बच्चों को ड्राई फ्रूट दे के 10,000 रुपए दे के बोल देते हैं जाओ बेटा जन्नत नसीब होगी, मुंबई अटैक कर दो या कारगिल में आप चले जाओ नॉन स्टेट एक्टर बन के, और खुद को सबके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं। आज बाजवा कहाँ है किसी को नहीं पता। 100 पापा जो उसकी फ्रेंचाइज चला रहा है, जो एक फ्रेंचाइज $1 बिलियन बस में मिलती है, किसी को नहीं। तो ये आसिम मुनीर ने अपनी इंश्योरेंस की है कि मेरे केस ना खुले, क्योंकि जैसे कि आलोक जी ने बताया कि नवाज शरीफ का भी हवाई जहाज नहीं लैंड होने दिया था और भुट्टो को तो टांग ही दिया था ज़ियाउल हक ने। तो वो जानते हैं कि वो अपनी जात को वो जानते हैं, अपनी जमात को जानते हैं, तो वो चाहते हैं कि इससे पहले कि मुझे ना टांगा जाए तो मैं ताउम्र इन तीनों का हेड बन के बैठ जाऊं, ताकि मैं अपना व्यापार भी करूंगा, अपने आप की इंश्योरेंस भी करवा लूंगा, मेरे केस ना खुले और मुझे मुल्क से बाहर भी ना जाना पड़े। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं ना, उसमें अलग अलग फैक्ट्स हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही पाकिस्तान का मखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, और पाकिस्तानी हुकूमत से नाराजगी इतनी है कि कोई तो गुस्से वाले लहजे में तो कोई मजाकिया लहजे में कह रहा है भाई नेता हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा चाहिए और मिला लो पाकिस्तान को साथ में तो लगे आ तो हमारा भी भला हो जाए। इन सभी के साथ भारत के एक्शन से बिलबिला गया है लश्कर का आतंकी। तकरीर के दौरान लश्कर आतंकी रऊफ ने कहा सभी पाकिस्तानी जिहाद में शामिल हों। अब्दुल रऊफ नाम है, अब्दुल रऊफ ने हाफिज सईद का हवाला देते हुए बड़ी बात कही है, कहा सभी पाकिस्तानी जिहाद में शामिल हों, और उकसाते हुए ये कह दिया कि अपनी अंतरात्मा को जगाओ, जवाब दो, यानी कि भारत के खिलाफ खड़े होने की बात यहां पर कह दी है। भारत के एक्शन से बिलबिलाया है लश्कर का आतंकी। तकरीर के दौरान लश्कर आतंकी रऊफ ने बड़ी बातें कही, एक बार सुनिए। और यहूदी अमरीकी सब देख रहे हैं, वो थे प्रोग्राम हो रहा है और इनको पिस्सू पड़ेंगे कि जिस जिहाद को हम मिटाना चाह रहे थे, पहले अकेला हाफिज सईद जिहाद की आवाज थी, आज सारा मुल्क जिहाद की। पहले हम जिहाद के लिए अकेले निकलते थे, अब सारे मुल्क की सारी जमातें किसके लिए निकल रही? तो हम स्टेप फॉरवर्ड हैं, हम आगे बढ़े पीछे हट रहे हैं। बताए ना कि जो रोज कहते कुछ नहीं, पिछे मुक गए, मिट गए, साडा बचिया कुछ नहीं, साडा रिया कुछ नहीं, सानू तो समझ कोई नहीं आती। रज के रोटी खाते ने, बेहतरीन घर च रहिंदे ने, डिफेंस तो महंगे घर इत्थे बने पे ने फतेहपुर ते कि ये ताडे इन दौलता नगर। मैं कहता लाहौर डिफेंस कराची से कीमती घर खारियां में बने पड़े, मगर शुक्र ज्यादा कि ना शुक्री। तो इंशाल्लाह इस फतह के सफर में हम उनके साथ हैं। जो मदद रमजान में की अल्लाह ताला कबूल कर ले, और हम तो मार्कों के लोग हैं। खंदक मुकम्मल होती है और साथ ही बनु कुरैज़ा का मार्का, जिसका जिक्र अभी सुरेंद्र सिंह लाली जी कर रहे थे कि ड्राई फ्रूट के पैकेट दे दिए कर जाते हैं और कह दिया जाता है जाओ 10,000 रुपए लो और जाओ वहां धमाका कर दो, और जो 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है। मैं वीडियो देख रही थी आलोक सर, जिसमें मजाक उड़ाया जा रहा था पाकिस्तान का और आतंकियों की फौज का कि भाई अब जो ये 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, ऊपर का टिकट कट गया, कैसे हर एक को 72 हूर मिली होंगी जब इतनी ज्यादा तादाद में वहां आतंकी पहुंच गए होंगे। खैर ये अलग एक मजाक की बात है, लेकिन आतंकी वहां सरेराह अगर हर पाकिस्तान को जिहाद में शामिल होने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? साथ ही अगर बलूचिस्तान में हालात वो टकराव के और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कुछ टाइम में एग्रेशन बढ़ा है, चूंकि आपने 1971 के हालात भी देखे हैं, तो आज वो हालात थोड़े भी सिमिलर लगते हैं क्या? देखिए उससे भी बदतर है, मैं तो ये कहूंगा। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति है, 71 के पहले तो आप देखिए कि उस समय मान लीजिए बांग्लादेश था, बांग्लादेश पे जुल्म कर रहे थे, और ये जिहाद किस पर करेंगे? आप देखिए ना, वो जब खुद ही बलूचिस्तान में कहीं मुस्लिम भाइयों की हत्या करते हैं, वो अफगानिस्तान में मुस्लिमों की हत्या करते हैं, वो बांग्लादेश में 30 लाख लोग मार चुके हैं। मतलब ये भी एक क्या जनता वहां की नहीं समझती है कि भाई ये कल जिस तरह से यहाँ भी जुल्म हो रहा है सिंध तो भुट्टो के समय से, मतलब आफ्टर वो भुट्टो का परिवार आप देखिए पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो कितना त्राहिमाम उन्होंने किया था, और बाद में बेनजीर भुट्टो को भी लटका दिया गया फांसी पर। तो इसलिए सिंध के लोग भी उसको भूले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं इसके पीछे असली यही है कि धर्म के नाम पर जो जहर दे रहा है, और वो धर्म में भी नहीं है कहीं भी, जैसे कह सकते हैं कि इसलिए मैंने कहा कि वो बाकायदा देखिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो हमें दे दीजिए, इसलिए कि वहाँ पर भी इस तरह के लोगों को ड्रग्स जैसे होता है ना, आपको ड्रग दे दिया तो लड़ो, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो उड़ने वाला है, उसके ऊपर गोला फटने वाला है। ऐसी स्थिति में उसे आत्मघाती दस्ते बना करके लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो एक तरफ आप पढ़िए वहाँ पर मदरसे में या जहाँ पर उनके जो आतंकी शिविर हैं वहाँ पर यही करते हैं, फिर आर्मी की जो अपनी जो देना होता है सैलरी जैसे दी जाती है,
ऐसे उनको टुकड़ों में कुछ पैसा डाल देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल सही बातें हैं कि जैसी स्थिति पाकिस्तान में है वो पहले कभी नहीं रही, अब बहुत बिल्कुल टूट के कगार पर है। और हम लोग जो वहाँ की जनता के प्रति सहानुभूति लेके प्रधानमंत्री हो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो इस बार भी देखिए किसी भी शहर लाहौर पर तो कुछ भी जब बमबारी कर सकते थे, रावलपिंडी पे कर सकते, रावलपिंडी मुख्यालय के आसपास किया गया तो जहाँ सेना का मुख्यालय, लेकिन किसी नागरिक को नहीं मारा ना। तो नागरिकों की सहानुभूति, चूंकि वो तो खुद भारत के चाहते हैं कि भाई हमें पानी दो, हमें भूखा रहना, हम जैसा है, या भारत हमें किसी तरह से कुछ कर दे मदद। और पाकिस्तान में जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो तो भारत से बिल्कुल ही चाहता है कि हमारे तुरंत हमारे शामिल हो जाएं। देखा है मुजफ्फराबाद उस एरिया में पूरे वो चाहते हैं, वो तो बल्कि कब से वर्षों से डिमांड करते रहे कि बॉर्डर खोल दीजिए तो हम वहीं जाकर के बस जाएं। इतनी बार जब समझौते की भी कोई बात हुई है तो सबसे पहले कश्मीर यही चाहता है और उनमें सब कुछ कश्मीर के हैं और सब चाहते हैं भारत के साथ रहना। तो मुझे लगता है इसकी परिणति तो यही है कि पाकिस्तान यदि अपना अस्तित्व रखना चाहता है तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, भाई बात कर लो और कश्मीर में तुम जितना तुम्हें कुछ सहायता चाहिए हो तुम्हारे सिंध के लिए और तुम्हारे पंजाब के लिए वो ले लो और कश्मीर हमको दे दो। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं, तुम भी चैन से रहोगे, हम भी चैन से रहेंगे। बांग्लादेश बना तो हमने तो उसको आज भी सहायता कर रहे हैं, मालदीव की सहायता कर रहे हैं, श्रीलंका की कर रहे हैं, तुम्हारी भी सहायता करेंगे। बलूचिस्तान को लेकर भारत सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अभी इसके लिए? बलूचिस्तान को लेकर नहीं, बलूचिस्तान पर तो भाई उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए आरोप वही लगाता है दुनिया में जाकर के, जैसे उसका जो रिलेशन है, देखिए बलूचिस्तान में जो हो रहा है भारत क्यों करेगा। कल भी हमारे यहाँ बलूची मेहमान थे, अपने चैनल में भी कई और जगह भी जाकर बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप कह रहे हो पहले भी पढ़ो, आप तो पढ़िए इतिहास भी, जो भी पढ़ लेगा वहाँ कि आजादी के समय से बलूचिस्तान कहता रहा है कि भाई हमें तो अंग्रेजों ने भी वायदा किया था कि तुम अलग रहोगे। और इसलिए बलूचिस्तान तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। भारत इतनी सहायता जो भी कोई संभव है तो उसकी मांग में तो अब कल हमारे यहाँ तो वो डिमांड हो रही है कि उसको भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान कह दीजिए। ये बलूचिस्तान वाले मांग कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा बलूचिस्तान के लोगों को मारिए मत और निपटिए उनसे, उसके बाद उनको हत्या मत करिए, उनको मदद करिए। तो इसलिए भारत की भूमिका यही है कि हमें कश्मीर दे दो, बलूचिस्तान को भी राहत दे दो, उसको मारो मत, सिंध में भी लोगों की हत्याएं मत करो। भारत तो उनसे ज्यादा हमारे यहाँ भी मुसलमान है, तो हम ये नहीं, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आतंक के खिलाफ। थोड़ी देर बाद में जी आप रहिए मेरे साथ। चूंकि आसिम मुनीर के प्रमोशन पर बात हो रही थी, आसिम मुनीर के प्रमोशन पर पाकिस्तान से कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है और पाकिस्तान में कैसे आसिम मुनीर के प्रमोशन का मजाक उड़ाया जा रहा है वो इस खबर में आप जानेंगे। फील्ड मार्शल बनने पर इमरान खान का कटाक्ष माफ कीजिए सामने आया है। फील्ड मार्शल ही क्यों, राजा ही बन जाते। इमरान खान ये कह रहे हैं कि खुद को फील्ड मार्शल नहीं राजा की उपाधि देनी थी। यानी वहां पाकिस्तान में बैठे हुए आम लोगों के जरिए तो सवाल उठे ही रहे हैं, लेकिन जेल में बैठे हुए इमरान खान भी चुप नहीं बैठ रहे। वो अलग अलग वक्त पर कटाक्ष कसते हैं और यहाँ आसिम मुनीर के प्रमोशन को लेकर इमरान खान ये कह रहे हैं कि भाई फील्ड मार्शल ही क्यों, खुद को राजा घोषित कर देना था। इमरान खान ने कटाक्ष करते हुए कह दिए कि यहाँ पर अपने आप को राजा घोषित करना था तो ज्यादा बेहतर रहता। फील्ड मार्शल तो फिर भी छोटा पद है, फील्ड मार्शल ही क्यों राजा बन जाते। इमरान खान का ये बयान सामने आया है वो भी तब जब पिछले दिनों इमरान खान के साथ ज्यादती की खबर थी, उनके साथ मारपीट की खबर थी, जेल में ठीक से खाना नहीं देने की और बेसिक सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचने की खबर थी। इमरान खान जेल से ही अभी भी आक्रामक बने हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों जो बात हुई थी इमरान खान की सेना से वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई थी। ऐसे में सेना और इमरान खान यानी कि इमरान खान की पार्टी का टकराव बना हुआ है और इमरान खान ने भी ये कटाक्ष कर दिया है कि फील्ड मार्शल ही क्यों राजा बन जाते। कोचर सर, ये हम सब जानते हैं कि आम चुनावों में नतीजे क्या रहे, इमरान खान को किस पोजीशन पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर बड़ा खेला हो गया और देखते ही देखते चीजें पलट गईं। और यहाँ उमर फारूक नाम के जो पाकिस्तानी सांसद हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि भाई क्यों हाथ धोकर पूरी की पूरी जो सरकार है, फौज है, वो इमरान खान के पीछे पड़ गई है। वो तो जेल चले गए हैं, कम से कम अब वहां से ध्यान हटाइए। तो देखिए रचना जी, जो सबसे बड़ा थ्रेट है आज जनरल मुनीर को वो है इमरान खान से। बिकॉज शहबाज शरीफ को तो वो संभाल लेंगे, बिकॉज उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाए। आप जानते हैं इलेक्शंस कैसे हुए थे और उनके पास 12% वोट्स थी खाली और फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और जिसके पास मैक्सिमम वोट्स थे आपने उसको जेल भेज दिया और उसके खिलाफ
100 से ज़्यादा FIRs ये अपना दर्ज कर दी, और पाकिस्तान की आर्मी में भी इसको जूनियर लीडरशिप के लेवल पे काफ़ी इसमें बगावत हुई थी। 94 ऑफिसर्स का पाकिस्तान आर्मी में कोर्ट मार्शल हुआ था इसके लिए, जब आपको इलेक्शंस की बात मैं बताऊं तो। और आज इमरान खान को जेल में भी ऐसी उसको कंडीशन में रखा है, और इमरान खान ने एक अपनी विश अपना जाहिर की है कि वो फौज की लीडरशिप के साथ बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज बेसिकली 2 मुद्दे हैं इमरान खान के इनसे बात करने के लिए। एक तो ये इसको बताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से जनरल मुनीर पाकिस्तान को चलाते रहे तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो घुटनों में आ जाएगी, पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को सस्टेन करना। दूसरा, पाकिस्तान के साथ अगर भारत के जो अभी रिलेशंस हैं, अगर इसमें एक लड़ाई होती है पाकिस्तान और भारत की, तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस लड़ाई को नहीं झेल पाएगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से ड्रोन हमला लोकल पॉपुलेशन के ऊपर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इमरान खान अपील करना चाहते हैं फौज को कि आप इसको रोकें, बिकॉज वो इनको रिमाइंड करना चाहते हैं एक टाइम पे जब अमेरिका ने भी ऐसे किया था, जब पाकिस्तान में ड्रोन से अटैक्स करवाए थे सारी जगह, और वो एक चेतावनी दे रहे हैं मुनीर को कि अगर इस तरीके से आप अपना चलते रहेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा भी आपके हाथ से चला जाएगा। बलूचिस्तान को हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि जो बुरी हालत है वहाँ पे बलूचिस्तान में, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बन रही है वहाँ पे। अब इसको नेक्स्ट स्टेप है कि वो अपना UN में अर्जी डालेंगे कि हमको अपनी इसको रिकॉग्निशन दो। तो ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में आज डेवलप हो रही है, ये एक क्रिटिकल है, और ये भारत के लिए भी क्रिटिकल रहेगी, क्योंकि अनस्टेबल होगा पाकिस्तान तो फिर जनरल मुनीर अपनी जो भी अटेंशन है अपने लोगों की वो इस तरफ लेके आएंगे, लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ करने की। और इसलिए मैंने इसको दोहराना चाहता हूँ, चाइना के साथ जिस तरीके से तालमेल हो रहा है, भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है, हमको अपनी कैपेबिलिटीज को बनाने की जरूरत है। और जो हमने 4 दिन की इसको लड़ाई में हमने सीख ली है, जहाँ जहाँ पे हमको अपनी फौज में बेहतरी करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये चुप नहीं रहने वाला। आप देखना रचना जी, ये मेरी असेसमेंट है, और 6 महीने और 1 साल के बीच में ये दोबारा कोई ना कोई हरकत करेगा, और हमको इसके लिए अपना तैयार रहना है, हमको इसके लिए मजबूत रहना। बिल्कुल। अच्छा सुरेंद्र सिंह लाली जी, एक बात इस पूरे भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें कही गई, फिर वो यूटर्न लिया गया, फिर कही गई, फिर वो अपने बयान से पलट गए। ये जो अमेरिका और मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी तक यहाँ पूरा रोल रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने देखा एक अपडेट आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं एप्पल कंपनी के जो CEO हैं टिम कुक, उन्हें फिर से उन्होंने एक तरीके से चेताया है कि अगर वो अमेरिका में ही प्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी कि अगर हिंदुस्तान में करते हैं तो 25% टैरिफ वो लगाएंगे। इसे कैसे देखें? मतलब अमेरिका, जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी तो ये उम्मीद थी, क्योंकि भारत अच्छा दोस्त रहा है, कि भारत के लिए वो एक कदम आगे बढ़ाकर इनिशिएटिव लें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा लगा जैसे भारत पाकिस्तान को सिमिलरली ले लिया। मुझे लगता है आपने बोला कि भारत अच्छा दोस्त रहा है। अमेरिका का कोई दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ व्यापार करता है। ये जो पाकिस्तान है इसके पीछे इंग्लिस्तान है। आज हमारे डेलीगेशन क्यों बाहर जा रहे हैं? मतलब ऐसा क्या है जो आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में या आजकल की इंटेलिजेंस के जमाने में ये वेस्ट के लोगों को नहीं पता है? उसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? 80% से ज्यादा जो दुनिया में अटैक होते हैं उसके तार पाकिस्तान में जुड़े हैं। यही अमेरिका था जो कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के लड़ने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा, रूस को हराने के लिए। उसके बाद वही अफगानिस्तान से हार के वही असला छोड़ के हमारे यहाँ सारा मलबा डाल गया। तो ये जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं ये दोस्त नहीं करते, ये व्यापार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। वो उन्होंने पहले कहा, उन्होंने एरोप्लेन से स्टेटमेंट दी थी कि ये 1500 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। फिर वो कहते हैं 1000 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। अब ऐसे इंसान से अब क्या बात करेंगे? तो रचना जी, खेल ये है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, पाकिस्तान को F-16 देने में, पाकिस्तान को जिंदा रखने में
क्योंकि पाकिस्तान एक दुनिया में कैंसर है। हाँ। इसको वेंटिलेटर पे रखा गया है ताकि उसको इस दुनिया के खित्ते में अपने हिसाब से इस्तेमाल किया करे, जैसे बैंड बाजा या कपड़े किराए पे। यही तो चुभा था अभी, यही तो चुभा था किराए पे देता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान को आईना दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया अपनी बातचीत में जैसे भारत पाकिस्तान दोनों ही उनके लिए अजीज है और दोनों के साथ वो ट्रेड करेंगे आगे। इस बीच एक बड़ा अपडेट है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं आतंकी जहां भी छिपे हों उन्हें मारा जाएगा, किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है और आगे भी किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सेना प्रमुखों के जरिए अगर बार बार इस तरह से चेताया जा रहा है तो मतलब साफ है कि इन फ्यूचर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान भूल कर भी अगर कोई गलती कर देगा तो इस बार काम तमाम हो जाएगा। आलोक सर, रचना जी, उन्होंने जो कहा वो तो बार बार प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और अभी यही है कि जहाँ ठिकाने उनके हैं उनमें छिपा हो। भारत के आसपास आकर के जब यहाँ से जो भागे हैं आतंकी, उन सबको बार बार लोग मांग करते हैं ना कि कहाँ है। देखिए पिछली बार भी जब उन्होंने हमले किए थे तो हमें 1-2 महीना जैसे होता है इंटेलिजेंस से मिलेगा, वहाँ के लोगों से मिलेगा, उनमें भी जो आपस में विद्रोह कर रहे हैं उनसे सूचनाएं मिल रही हैं। तो मरना उनका तय है। आतंकियों को खत्म करने का जो लक्ष्य है भारत का, और विदेश मंत्री विदेश यात्राओं में बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो आतंक पर कर रहे हैं, हम किसी नागरिक को नहीं मार रहे, और उनके सबूत हजारों, देखिए सब सबूत भी भारत दे रहा है। ये नहीं है कि हमने किसी को देखा जैसे कि आप कहते रहे सब अपना ही इनकाउंटर कर दिया गया, ये इनकाउंटर नहीं है, ये दुनिया को उनके प्रमाण, उनके नाम पते सब दे करके, और उन्होंने जैसे उस गुफा में कहीं छुप गए, चूहे के जो बिल में घुस जाते हैं, वो इस समय डरे हुए कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, लेकिन अब तो निशाना हमारे यहाँ सैटेलाइट है, हमारे यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ गई है कि कहीं भी छुपे होंगे हमारी सेना, हमारी गुप्तचर सेवाएं और वहाँ के मुखबिर जो उनसे ही विद्रोह कर रहे हैं, उनकी सूचनाएं मिलने का पूरा भारत को विश्वास है। और उसके बल पर उनका सफाया भी पक्का है, इसकी गारंटी और सफाया होकर रहेगा, क्योंकि जानकारी ऐसी, जब सेना ने टारगेट लॉक किए थे तो 21 ऐसे ठिकाने थे जो आतंकियों के ठिकाने थे, 9 को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, 12 ठिकाने अभी बाकी हैं। शायद इसलिए भी बार बार रिपीट किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर जारी, वहां आतंकियों में दहशत है, लेकिन कैसे पाकिस्तान में नेता मंत्री हो, पाकिस्तानी फौज हो या आतंकी हो, एक ही जुबान बोलते हैं, और कैसे आतंकियों को संरक्षण वहां मिलता है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। कश्मीर भी हमारा है, बहुत सख्त सख्त बातें कह रहा हूं और कोई खौफ नहीं है। जिन डैमों में से तुम पानी रोकोगे फिर वो डैम भी सलामत रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये दुनिया जानेगी। अभी शुरुआत भर है, कहने भर से पाकिस्तान बिलबिला गया, बौखला गया। और कोचर सर, जो अभी हमने इन 4 लोगों को सुना, बिलावल भुट्टो को अपने कहने का एहसास भी हो गया और कुछ दिन बाद वो इस डर और दहशत में नजर आए थे कि मुझे तो खौफ आता है कि भारत अगर फिर से कोई कार्रवाई कर देगा तो क्या होगा। यानी बिलावल भुट्टो को शायद कुछ हद तक समझ आ गया कि भारत क्या कर सकता है और आगे क्या करेगा। बाकियों को समझ कब आएगा? तो बहुत अच्छा सवाल है रचना जी, बिकॉज हमने पाकिस्तान के दिमाग में जाके वार किया है। पहला दिमाग था कि हमने उसका पानी को हमने बंद करवाया, और वो पानी अभी बंद नहीं हुआ कि वो पहले से ही अपना बौखला, साइकोलॉजिकल प्रेशर है। साइकोलॉजिकल, वेरी राइट। और दूसरा हमने वार किया, हमने लाहौर और रावलपिंडी में स्ट्राइक किया। और आपको याद होगा 1971 में भी हम रावलपिंडी तक नहीं पहुंचे थे। तो आज पाकिस्तान को एक अनुमान हो गया है। और अगर आपने
डायरेक्टर जनरल एयर डिफेंस का वो जो ANI में इंटरव्यू भी अगर आपने सुना है, तो DGAD ने एक साफ जिक्र किया है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे हम पहुंच नहीं सकते। हाँ। तो जब इस तरीके की कैपेबिलिटी एक देश के पास है, जैसे अगर हम भारत की बात करें, अगर हमारे पास इस तरीके की कैपेबिलिटी है और वो एक रिस्पॉन्सिबल जो एक सर्विंग जनरल ने अगर ये बोला, अगर इसको मैं ये बोलता या कहीं उसको कोई और रिटायर्ड इसको पर्सन बोलता तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। बट जब ये स्टेटमेंट एक ऐसे अहदेदार से आती है तो इसको पाकिस्तान में इसका हलचल हो चुकी है इसके ऊपर। और पाकिस्तान बिल्कुल तिलमिलाया गया। लेकिन इस हलचल के बीच में पाकिस्तान गलती कर बैठा। सुरेंद्र सिंह लाली जी, वो पाकिस्तान जिससे भारत सीधे कह रहा है कि आतंकी आकाओं को हमें सौंप दो, अगर अमेरिका ये काम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं ये काम करो, तो शायद बच जाओगे। लेकिन वहां उल्टा हुआ, वहां आतंकी आकाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई, उन्हें पूरी तरह से सेफ्टी प्रदान कर रही है वहां की सेना। इसे क्या समझे? वो भस्मासुर मुझे याद आ रहा है जिसने अपने आप को भी भस्म कर लिया था अपने सर पर हाथ रखकर, वही कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की सेना और दहशतगर्दी एक ही लफ्ज है। अब ये एक तरफ हेड एक तरफ टेल है। और अब क्या हो गया है कि अब तो जिस हिसाब से वो उनके नमाज जनाजा में भी शरीक हो रहे हैं, अब देखिए उसमें तो टोटल नकाब हट चुका है। पर रचना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, और मैं पंजाबी हूँ, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि ये उनकी पंजाबी आर्मी ने किया है, ये उनके पंजाबियों ने किया है, क्योंकि आज भी 67% जो है वो पंजाबी हैं। इसीलिए वो भले खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या बांग्लादेश, वो उन्होंने उनको उतनी तवज्जो और तवक्को ही नहीं दी। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये भी सारे पंजाबी के अनपढ़ लोग हैं जो सिर्फ इस्लाम का चूरन बेच के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। रचना जी, मेरी माता पिता, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी वहां से आए, हम भी वहां आए, हमने मेहनत की। आप देखो सारा नॉर्थ इंडिया उन शरणार्थियों से बसा है जो एक सिर्फ घर की चाबी, एक लोटा और शायद एक जोड़ा कपड़ा लेके आए थे। लेकिन हम सब पनप